सुप्रभात। गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजस्थान एसआई हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रेट पात्रता हो। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये अपना टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। हम एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। अब वर्णों के बारे में विचार करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। वैसे मैंने एक बार आपको पहले बता दिया था कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में थोड़ा बताया था। आज वर्णों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार। वर्ण क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे क, च, प, पे, पे, सब क्या है? ये वर्ण। अक्षर और वर्ण वैसे तो एक जैसे होते हैं, परंतु अगर अक्षर के बारे में मैं आपको समझना चाहते हो तो बता रहा हूँ। अक्षर क्या होता है? अक्षर है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए, एक साथ, टुकड़े नहीं हो। जैसे आम, स्नान, इनका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाता है, इनके टुकड़े नहीं होते। ये क्या कहलाते हैं? अक्षर। और हम चर्चा करेंगे अभी वर्णों के बारे में। किन के बारे में करेंगे? वर्णों के बारे में। तो वर्ण मैंने बता दिया, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता स्वर, एक होता व्यंजन। अब हम चर्चा करेंगे कि स्वर क्या है, स्वर कितने होते हैं, स्वरों का उच्चारण क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वर्ण मैंने कह दिया, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, या वह अखंडित ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अब स्वरों के बारे में। किन के बारे में? स्वरों के बारे में, कि स्वर क्या है। स्वर
स्वर की सामान्य परिभाषा होती है वे वर्ण जो स्वतंत्रता से बोले जाते हैं या वे वर्ण जो बिना दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ये छोटे लेवल की परिभाषा है। हम थोड़ी इस तरह की परिभाषा लिखेंगे। वे ध्वनियाँ जो फेफड़ों से उठकर वे ध्वनियाँ जो फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से वे ध्वनियाँ जो फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक द्वारा बाहर निकलती हैं। वे ध्वनियाँ जो फेफड़ों से उठकर, सांस, ध्वनि में सांस आता ना, कि वे ध्वनियाँ जो फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक द्वारा बाहर निकलती हैं। निर्बाध माने बाधा रूप, कहीं संघर्ष नहीं होता, जीभ से, तालवे से, कंठ से कहीं भी संघर्ष नहीं होता है, आसानी से बाहर निकलती हैं। वे स्वर कहलाते हैं। या दो लिख लो भाई। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण सरलता से होता है, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। बात समझ गए? स्वर क्या होते हैं? वो ध्वनियाँ जो फेफड़ों से, क्योंकि जो हमारी सांस है वो फेफड़ों से उठेगी और वो निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। ये स्वतः ही उच्चरित ध्वनियाँ होती है। ये स्वतः ही उच्चरित ध्वनियाँ होती है। बात समझ गए? स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी इन 11 स्वरों को माना गया है, परंतु री को कुछ लोग अशुद्ध स्वर मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि री है उसके टुकड़े रे धन ई होता है। री बराबर है रे धन ई। कहते हैं कि शुद्ध स्वर नहीं है, फिर भी इनको स्वरों में गिना जाता है, री स्वरों में गिनती की जाती है। इस री की जगह राघव प्रकाश ने क्या माना है? ओ को। ये डॉक्टर वाला ओ आता ना, इसको जैसे डॉक्टर लिखते हैं, इसको स्वर माना है और री को स्वर नहीं माना। एग्जाम में अगर आ जाए तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऐसा नहीं पूछेंगे कि री शुद्ध स्वर है या नहीं, परंतु
हिंदी ग्रंथ अकादमी इसको शुद्ध स्वर मानती है, कुछ विद्वान हैं वो ओ को मानते हैं। तो हमें संख्या कितनी बतानी है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। समझ गए? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जो उच्चारण के एक ही आघात में हो जाए या जिनका उच्चारण सरलता से होता है तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। अब इनका वर्गीकरण करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। पहला वर्गीकरण है उच्चारण की मात्रा के आधार पर, उच्चारण की अवधि या मात्रा, उच्चारण की अवधि या मात्रा, उच्चारण की अवधि के आधार पर किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। भाई किसी वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, तो वैसे ही उनकी अवधि के हिसाब से उच्चारण की अवधि है, ज़्यादा समय लगने वाले उच्चारण कौन से हैं, कम समय लगने वाले वर्ण कौन से हैं या स्वर कौन से हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये ध्यान में रखना कि उसकी अवधि के आधार पर पूछा गया है या ओष्ठों की आकृति के आधार पर पूछा गया है, ये ध्यान में रखना। तो उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं और स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? रहस्व स्वर, रहस्व स्वर सुना आपने? रहस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज सुन लो भाई, रहस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये रहस्व ऐसे बोला जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रह पूरा है इसमें, रहस्व। इसमें क्या है? रह पूरा है आधा, ये रहस्व स्वर, जिसको हम अपने मुख सुख से हिसाब से बोलते हैं हरस्व स्वर। हरस्व नहीं था, रहस्व स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, ऊ और री। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके आगे लिख लो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। भाई ए, ई, ऊ, री, इसके उच्चारण में कम समय लगता है ना। इस कारण ये क्या हो गए? रहस्व स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर, दीर्घ क्या होता है? जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। कौन कौन से हो गए? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो कुल कितने हो गए दीर्घ स्वर? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? ऐसे पूछ ले भी। रहस्व स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो रहस्व तो कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। इनकी संख्या कितनी होगी? 7। बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछ ले देता है। और इसकी परिभाषा क्या होगी? जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे या एक से ज़्यादा वर्णों के उच्चारण में जो समय लगे वो क्या होते हैं? दीर्घ
स्वर जिनके उच्चारण में दो वर्णों के उच्चारण का समय लगे, ये लिख लो। जिनके उच्चारण में दो वर्णों के उच्चारण का समय लगे, है ना। अधिक का मतलब तो क्या हो जाएगा, दो से अधिक जिन वर्णों के उच्चारण में समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, और जिनके उच्चारण में दो वर्णों के उच्चारण के जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। हर्ष से ज्यादा समय लगेगा वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ। और प्लुत, प्लुत क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में दो स्वरों के उच्चारण से ज्यादा समय लगे, जिनके उच्चारण में दो स्वरों के उच्चारण से ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं भाई, प्लुत स्वर। जैसे ओम, हरिओम, ऐसे बोलते हैं ना, ओम, ओ की ध्वनि। जितने भी हमारे संगीत नहीं है क्या, संगीत में क्या होता है, प्लुत स्वर होते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में ज्यादा, दो वर्णों के उच्चारण से ज्यादा समय लगता है। समझ गए ना। जैसे उदाहरण के तौर पर है ओम, है ना, ये ना, ये प्लुत स्वर का जो साइन है वो क्या है, इस प्रकार का होता है। ये होता है प्लुत स्वर का साइन, क्या होता है, प्लुत स्वर। वैसे संस्कृत में प्रयुक्त होता है ये होता है ना। इनके उच्चारण में कितना, दो वर्णों के उच्चारण से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे जितने भी संगीत की ध्वनियां, नाद ध्वनियां होती है ना, संगीत की ध्वनियां, हाँ, तो क्योंकि पा धा नी सा ऐसे ना, उसमें हमें वर्णों के उच्चारण को क्या कहते हैं, खींचते हैं, दो वर्णों से ज्यादा समय लगता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई। उच्चारण की अवधि या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण की अवधि या मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कुल स्वर कितने होते हैं, 11। कुल कितने होते हैं, 11। अब इसमें कुछ संधि स्वर भी होते हैं, जिसको संध्यक्षर भी कहते हैं, संधि अक्षर, जो संधि के नियमों से बनते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ। संधि अक्षर नीचे वैसे नोट लिख दो, संधि अक्षर लिखना चाहते हो तो, क्योंकि कोई भी कहते हैं कि संधि अक्षर, संधि से बनने वाले अक्षर कौन से हैं, कौन से स्वर हैं जो संधि से बनते हैं। तो कितने होंगे, प्लुत में कोई उस गिनती नहीं है। कोई भी वर्ण का उच्चारण जिनका दो वर्णों के उच्चारण से ज्यादा समय लगे वही प्लुत कहलाते हैं। कोई प्लुत की कोई संख्या नहीं है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर हम उनको उसकी टेर ले रहे हैं, उनका उच्चारण में ज्यादा समय ले रहे हैं, वही प्लुत होता है। कोई उसका निश्चित साइन नहीं है, इंटरो नहीं है उनका कि भाई ये प्लुत स्वर है, नहीं। जिनके उच्चारण में, चाहे वो ए भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, जिनके उच्चारण में हम लंबी टेर खींचते हैं ना, वो प्लुत स्वरों की श्रेणी में आते हैं। संधि अक्षर होते हैं जिसको संध्यक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संध्यक्षर। संधि धाने अक्षर, ए के बाद में ए आ गया तो ये बढ़ गया ना, यण संधि का नियम बढ़ गया इसमें। इसको बोलते हैं संध्यक्षर। संधि के अक्षर कौन कौन से हैं संधि वाले, ए, आई, ओ, औ। कैसे बढ़ते हैं, ए के बाद में या आ के बाद में ई या ई हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बढ़ेगा ना।
संधि के नियमों से बन गए ना। ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। बनेगा नहीं क्या? इसी प्रकार आई और औ बनेंगे। औ कैसे बनता है भाई? ए आई ओ औ, ये गुण संधि के नियम नहीं पढ़े क्या आपने, है ना? और ये वर्धी संधि के नियम है। वर्धी संधि के नियम और गुण संधि के नियम जहां लग जाते हैं और उसमें वो तो संधि की बातें होगी, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बस मैं यही बताना हूं कि संधि अक्षर माने संधि से बढ़ने वाले अक्षर कौन से है? ए आई ओ औ। वैसे आ भी या बड़ी ई भी दीर्घ संधि आती है ना, दीर्घ संधि, परंतु संधि अक्षर इनको ही कहा जाता है ए आई ओ औ, जो संधि के नियमों के अनुसार बनते हैं। ये तो इनसे अलग है। उच्चारण की अवधि या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के रहस्व है? दीर्घ और प्लुत। रहस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न बने कि रहस्व स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं रहस्व है? रहस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कुल स्वर कितने हो गए? 11। रहस्व क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगे। दीर्घ में 2 वर्णों के उच्चारण जितना समय लगे, और प्लुत में 2 वर्णों के उच्चारण से अधिक का समय लगे, वो क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। और ए आई ओ औ क्या हो गए? संधि अक्षर हो गए। बात समझ में आई? चलो आगे। उच्चारण की अवधि के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। अब हम चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे? ओष्ठाकृति, होठों की आकृति के आधार पर भी स्वरों का क्या होता है? वर्गीकरण होता है। किसकी आकृति के आधार पर? होठों की आकृति के आधार पर। क्योंकि कुछ स्वरों का उच्चारण है, उनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो एकदम गोल आकृति में हो जाता है, जिनको हम वृत्ताकार बोलते हैं। और कुछ स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह गोल नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं अवृत्ताकारी स्वर। तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 2 लिखो। ओष्ठों की, ओष्ठ तो जानते हो ना? होठ है, लिप्स है। ओष्ठों की, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठों की गोलाई के आधार पर 2 प्रकार के, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। कौन कौन से? वृत्तमुखी या वृत्तामुखी, अवृत्तमुखी। पहला है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, वृत्त क्या होता है? गोलाकार। वृत्तमुखी होता है गोलाकार। कौन कौन से वर्ण है गोलाकार बताओ? वृत्तमुखी वर्ण बताओ। जिसमें मुंह हमारा गोल हो जाता है, होता है कि ओ में होता है ना? ओ से पहले ऊ में होता है क्या? बड़े ऊ में भी होता है क्या? ओ में भी होता है क्या? औ में भी होता है क्या? इस सब अगर इनका उच्चारण करते तो करके देख लेना, और नहीं हो तो कम से कम इनको ध्यान में रखना कि ये तो होते हैं वृत्तमुखी और ये होते हैं अवृत्तमुखी। कौन कौन से है? ऊ, ओ, आउ और डॉक्टर वाला ओ होता है ना, ये भी। इसकी परिभाषा लिखने के लिए इनका यह हो गया, जिनके उच्चारण में हमारा मुंह गोलाकृत आकृति का होता है, गोलाकार होता है, तो वो क्या होते हैं? वृत्तमुखी या गोलाकार। और दूसरा क्या होता है? अवृत्तमुखी। दूसरा क्या है? अवृत्तमुखी।
एक में तो वृत्त बनता है, एक में वृत्त नहीं बनता है, सीधी सी बात है। दूसरे हैं अवृत्ति मुखी, बढ़ा के देख लेना अकेले में, है ना। अवृत्त मुखी कौन कौन से बच गए भाई? अवृत्ताकार बोल तो चाहिए, अवृत्त मुखी ने अवृत्ताकार, अवृत्ताकार कौन कौन से अवृत्ताकार है? बाकी के बच गए वो अवृत्ताकार है। कौन कौन से बच गए? ए बच गया, आ बच गया, ई बच गया, ई ए गोल नहीं हो रहा ना इसको चढ़ में, बोलोगे तभी हमें एहसास हो रहा है ना। ए आई ओ औ आ गए, है ना। तो ये हो गया वृत्तमुखी और ये हो गए अवृत्तमुखी। परिभाषा तो अपने आप बना लेना। जिनके उच्चारण में हमारा मुंह क्या होता है? गोल होता है, वृत्ताकार बढ़ जाता है, गोलाकार बढ़ जाता है। और जिनके उच्चारण में हमारा मुंह है वो वृत्ताकार नहीं बनता है, पूर्ण वृत्त का रूप नहीं धारण करता है, तो अवृत्तमुखी हो गए, जिन्हें अवृत्ताकार भी कहते हैं। इनको वृत्ताकार या गोलाकार, इनको अवृत्ताकार भी कहते हैं। तो बात समझ में आएगी। होठों की गोलाई के आधार पर और स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, या वृत्तमुखी और अवृत्तिमुखी। तीसरा है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर मुख की आकृति, मुखाकृति क्या होता है? मुख की आकृति। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बहुत बार पूछते हैं कि स्ववृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त ऐसे नाम आ जाते हैं, तब हम चक्कर में पड़ जाते हैं। हर एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न, हर एग्जाम में, चाहे राजस्थान SI हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, हिंदी जहाँ भी आएगी तो ये वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं और इनमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अलप प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है। ऐसी बहुत दिक्कत आती है। इसको बहुत ही हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और हर चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो स्वर का तीसरा भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला है संवृत्त, संवृत्त स्वर। कैसे स्वर है? संवृत्त। अब मैं बताऊंगा संवृत्त क्या होते हैं, कि जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है। यहां तो गोलाकृति, अगोलाकृति या अवृत्ताकार, वो तो मुंह की गोलाई के आधार पर है, ये तो होठों की गोलाई के आधार पर है। और ये क्या है? मुख की आकृति की, कि किन के उच्चारण में ज्यादा मुख खुलता है, किन के उच्चारण में कम खुलता है ना, वो मुखाकृति है। मुख आकृति होता है मुख धन आकृति। मुख की आकृति कैसी बनती है कि इन संवृत्त स्वरों के उच्चारण में मुख की आकृति कैसे बढ़ती है, विवर्त में कैसे बढ़ती है, अर्ध संवृत्त में कैसे बढ़ती है। तो जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, उसे क्या कहते हैं भाई? संवृत्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत्त। कौन कौन से होते हैं संवृत्त स्वर? ऊ, ऊ। और देख लो इनके उच्चारण में मुख कम खुलता है ना। ओ बोलेंगे तो मुंह पूरा ऐसे फटा हुआ सा लगता है ना। और इनको, इनके उच्चारण करके देख लेना अकेले में, ई ऊ, मुंह ज्यादा थोड़ी खुलता है, नहीं खुलता ना। तो ये क्या कहलाते हैं? संवृत्त स्वर। क्या कहलाते हैं? संवृत्त। इसमें ज्यादा होता है। अब देखो अर्ध संवृत्त, संवृत्त के बाद में अर्ध
अर्ध संवृत। एक तो हो गया संवृत, एक हो गया अर्ध संवृत वृत्त। कौन कौन से होते हैं अर्ध संवृत? परिभाषा नहीं आती है, बस यही प्रश्न पूछते हैं कि कौन से वर्ण स्वर हैं वो संवृत हैं, कौन से अर्ध संवृत हैं, कौन से विवृत हैं और कौन से अर्ध विवृत हैं, ऐसा पूछते हैं। ये परिभाषा नहीं पूछते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा खुलता है। जिनके उच्चारण में मुख्य अर्ध संवृत में क्या होगा, संवृत स्वरों के उच्चारण से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है। लिख लेना, संवृत स्वरों की उच्चारण से, संवृत स्वरों के उच्चारण से ज्यादा मुख खुलता है, ज्यादा मुख खुलता है। भाई संवृत स्वरों के उच्चारण में जो मुख खुलता है उनसे थोड़ा ज्यादा, तो ये कौन से हो जाएंगे, ए और ओ। कौन से हो गए, ए और ओ। समझे क्या? इनके उच्चारण में तो कम मुख खुलता है और इनके उच्चारण से ज्यादा अर्ध संवृत में क्या होता है, संवृत स्वरों के उच्चारण से ज्यादा मुख खुलता है। कौन कौन से हो गए, ए और ओ। संवृत ए ई उ ऊ और अर्ध संवृत क्या हो गए, ए और ओ। अब तीसरा है विवृत। विवृत, विवृत एक विशेष वर्त जैसा बनता भाई उच्चारण है, और इसमें विवृत में क्या आएगा, आ आएगा। क्या आएगा, आ। और एक होता है अर्ध विवृत। एक क्या होता है, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत बताओ कौन कौन से बच गए अर्ध विवृत? ए हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। अब क्या बच गया, आई हो गया और औ। यह ध्यान में रखना, मुख्य कि मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। संवृत कौन कौन से होते हैं, ए ई उ कम समय मुंह कम खुलता है, और इनसे संवृत से ज्यादा मुंह खुलता है, वो क्या हो गए, अर्ध संवृत्ति, ए और ओ। विवृत क्या हो गए, आ, और अर्ध विवृत क्या हो गया, आई और औ। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर पढ़ा। एक तो क्या पढ़ा, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और एक मुखाकृति के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर। अब पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, पढ़ेंगे किसके आधार पर बच गया, ये तो हो गया। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर है, जिह्वा। जीवा क्या होती है, जीव। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का
वर्गीकरण, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक तो होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। जीव के जो अग्रिम भाग है, उस अग्रिम भाग की क्रियाशीलता या अग्रिम भाग जिसमें ज्यादा क्रियाशील होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में हमारी जीव का अगला भाग ज्यादा क्रियाशील होता है उसे क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। जीव का मध्यम भाग ज्यादा क्रियाशील होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और जीव का पीछे वाला भाग जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा क्रियाशील होता है उसको क्या बोलते हैं? पश्च स्वर बोलते हैं। तो इनके परिभाषा लिखना नहीं, परिभाषा लिखो तो ले लो। जीवा का अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ज्यादा क्रियाशील रहता है, जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ज्यादा क्रियाशील वो क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। बताओ कौन कौन से होते हैं अग्र स्वर? ए आ पीछे से हो रहे, ई आगे से हो रहेंगे, ई आगे से उच्चारित हो रहा क्या? जीभ आगे से ज्यादा उच्चारित कर रही है ई। देखो ए आ तो कंठ से आ रहे हैं और ई आगे से हो रहे हैं क्या? तो ई और ओ पीछे से जा रहे हैं और ए आई आगे से आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं ना? ए आई ए आई आगे का भाग क्रियाशील हो रहा है ना? ये तो क्या हो गए? अग्र स्वर। मध्य स्वर क्या हो गया? ए, इसमें ए, और बाकी के क्या हो गया? ओ पीछे से आ रहा, कंठ से उच्चारण आ रहा लगभग, और ए ओ औ पीछे से आ रहा ना, कंठों से आ रहा ना, पीछे का भाग क्रियाशील हो रहा है ना। तो पश्च स्वर कौन से हो गए? ए आई ओ औ। समझ गए? अग्र स्वर जीभ का अग्र भाग है वो क्रियाशील ज्यादा रहता है। मध्य स्वर जीभ का बीच वाला भाग ज्यादा क्रियाशील रहता है, और पश्च स्वर जीभ का पीछे वाला भाग ज्यादा क्रियाशील ही रहता है। जीवा का मध्य भाग ज्यादा क्रियाशील, और इसका जीवा का कैसा भाग है? पश्च भाग। जीवा का पश्च भाग ज्यादा क्रियाशील। बात समझ में आई क्या? कि जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे मिटा दूं क्या? अब है नांद या स्वांस। नांद या स्वांस के आधार पर
बैठा दो। नाद या श्वास या मुख से या नाक से दोनों जगह उच्चारित होते हैं। कुछ स्वर ऐसे होते हैं मुख या नाक दोनों से उच्चारित होते हैं और कुछ सीधे मुख के द्वारा उच्चारित होते हैं ना। तो नाद या श्वास के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अनुनासिकी और एक होता है निर्नुनासिक। अनुनासिकी और निर्नुनासिक कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक और निर्नुनासिक। भाई अनुनासिक नासिका के साथ नाक, मुंह या नाक के द्वारा, इनका उच्चारण किसके द्वारा होता है? मुंह और नाक के द्वारा, और ये मुख के द्वारा अनुनासिक। तो अनुनासिक कौन कौन से हो जाएंगे? आ जितने भी होते हैं ना, चंद्र बिंदु जहां लग जाएगा ना, चंद्र बिंदु जितने भी, ये चंद्र बिंदु है ना, ये सब है ना, ये सब है, ये है अनुनासिक। ध्यान में रखना, इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। इनका उच्चारण मुंह है और नाक दोनों से होता है। और जितने भी स्वर हैं, ए, आ, ई, जिसमें यह चंद्र बिंदु अनुस्वार कुछ नहीं लगा हुआ है, ये क्या हो गए? निर्नुनासिक। चंद्र बिंदु लग गया अनुनासिक, और जिसमें चंद्र बिंदु नहीं है वो क्या हो गया? निर्नुनासिक। बड़ी, ये क्या? ये भी चंद्र बिंदु, अगर ऊपर की मात्रा हो तो चंद्र बिंदु इस रूप में लगाई जाती है इसमें। समझ गए? तो अनुनासिक तो जहां चंद्र बिंदु लगाया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है? उच्चारण मुंह और नाक द्वारा। उच्चारण किसके द्वारा होगा? मुंह और नाक के द्वारा। और इसका उच्चारण किसमें कैसे होगा? मुंह द्वारा। उच्चारण मुंह द्वारा। नाक, क्योंकि जैसे गूंज और गूंज है ना, तो जिसके ये चंद्र बिंदु लगती है, इनका उच्चारण अनुनासिक जो वर्ण है वो उनका उच्चारण किससे होगा? मुंह और नाक दोनों के द्वारा होगा। अनुनासिक, निर्नुनासिक। अब हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया। कितने प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा हमने? स्वरों का 5 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा क्या? पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहला वर्गीकरण स्वरों का क्या वर्गीकरण था? पहला बताओ, पहला वर्गीकरण कैसे किया हमने? किस आधार पर वर्गीकरण किया? बोलो तो, पहला वर्गीकरण कैसे किया हमने? ध्यान में है क्या? पहला वर्गीकरण क्या किया हमने? प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर ये क्या है? किसके आधार पर वर्गीकरण किया हमने? प्लुत स्वर है, दीर्घ स्वर है और लघु स्वर है। ये किसके आधार पर किया? उच्चारण की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर है? उच्चारण की मात्रा या उच्चारण की अवधि।
उच्चारण की अवधि या मात्रा के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण की अवधि या मात्रा के आधार पर? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लघु, दीर्घ और लुत। इनकी समरी बना रहे हैं, पढ़ा हुआ है उसकी एक समरी बना रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठा रहे। दूसरा वर्गीकरण हमने कौन सा किया? ओष्ठाकृति, होठों की आकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति क्या होता है? ओष्ठ धन आकृति। ओष्ठाकृति क्या होगी? ओष्ठ धन आकृति। होठों की आकृति, एक तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार, है ना। तो ये कितने प्रकार के मैंने बताए? 2 प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तीसरा हमने क्या किया बताओ? तीसरा वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर भी हमने स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण किया? स्वरों का। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के? मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संवृत्ति, संवृत्ति, अर्ध संवृत्ति, अर्ध संवृत्ति, विवृत्ति, विवृत्ति और अर्ध विवृत्ति। अर्ध विवृत्ति 4 प्रकार के हो गए। फिर हमने तीसरा वर्गीकरण स्वरों का क्या किया? किस आधार पर किया? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, आधार पर किसका वर्गीकरण? स्वरों का वर्गीकरण। कौन कौन से करे? अग्र स्वारे, पश्च स्वारे या मध्य, पहले मध्य स्वारे और फिर हमने क्या? पश्च स्वर। चौथा वर्गीकरण नांद या श्वास, नांद या श्वास। श्वास के आधार पर श्वास के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और एक इसमें क्या क्या? अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? मुंह और नाक दोनों के द्वारा, और जो अकेले मुंह के द्वारा बोले वो निरनुनासिक। तो इसमें क्या हो गया? अनुनासिक, अनुनासिक, और दूसरा क्या हो गया? निरनुनासिक। निरनुनासिक। निर माने क्या होता है? बिना, अनु माने पीछे, नासिक माने नाक। समझ गए ना? इनका वर्गीकरण करो तब भी। तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो आज हमने स्वरों का विस्तृत अध्ययन किया। इसमें 2 चीजें रह गई, विसर्ग और अनुस्वार। उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। विसर्ग का ये साइन होता है और अनुस्वार ये होता है। इनका हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे व्यंजनों के साथ। जिस प्रकार हम स्वरों का वर्गीकरण हमने किया, उसी प्रकार आगे की क्लास में हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।